वेलकम बैक मेरे हॉरर के शौकीन दोस्तों। आज मैं पब्लिक डिमांड पर पर्ण शबरी के श्राप के बाद की कहानी लेकर हाजिर हूँ, जिसमें भादुरी अंकल और उनकी टीम एक ऐसे नए मुसीबत से सामना करेंगे जो भादुरी अंकल पर भी भारी पड़ने वाला था और उन्हें चुकानी पड़ने वाली थी एक भारी कीमत। वैसे जिन्होंने भी पर्ण शबरी के श्राप को अभी तक नहीं देखा है, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको एडवाइस करूंगा कि उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए भादुरी अंकल के एक नए एडवेंचर पर, जिसका नाम है निकोष छाया यानी गहरी परछाई। कहानी की स्टार्टिंग एक घनघोर काली रात से होती है, जहां हमें बेसुध हालत में एक लड़की को दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो उस लड़की की नजर एक अधखाई लाश पर पड़ती है, जिसे देख वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक एक अजीब सा क्रीचर उसके टांगों को पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे वो लड़की जोर से चिल्लाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है भादुरी अंकल पर। वैसे जिन्होंने इसके पहले का पार्ट पर्ण शबरी का श्राप नहीं देखा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भादुरी अंकल एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और काउंसलर हैं, जिन्होंने उस पार्ट में 4 दोस्तों मितुल, तितास, ओमियो और पल्लव को कई पैरानॉर्मल चीजों से बचाया था। खैर, यहाँ अचानक भादुरी अंकल को उनके आसपास कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देती है, जिससे भादुरी अंकल सतर्क हो जाते हैं और उन आवाजों की ओर बढ़ने लगते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह आवाजें असल में 2 बच्चों के गोश्त की थी, जो यहाँ भादुरी अंकल से किसी को बचाने के लिए हेल्प मांग रहे थे। इसके बाद हमें मितुल को दिखाया जाता है, जो वैसे तो भादुरी अंकल की भतीजी है, पर अब भादुरी अंकल के साथ इन पैरानॉर्मल चीजों की स्टडी करने के लिए उनकी असिस्टेंट भी बन चुकी है। यहाँ मितुल बोलती है कि शायद वो दोनों आत्माएं पासिंग सोल्स थी, पर भादुरी अंकल को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह दोनों आत्माएं उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। खैर, अब हमें ओमियो को दिखाया जाता है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। असल में यहाँ 3 दिन पहले नीलगंज गवर्नमेंट अस्पताल के मॉर्ग से 2 डेड बॉडी की चोरी हुई थी, जिसमें एक डेड बॉडी 20 साल की महिला और दूसरी बॉडी 55 साल के पुरुष की थी। यहाँ मॉर्ग के केयर टेकर, जिसका नाम बिसे है, उसको भी कुछ गंभीर चोटें आई थी और वो अभी अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती है, इसलिए पुलिस को अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद हमें तितास को दिखाया जाता है। पिछले सीरीज पर्ण शबरी का श्राप से ही हम सब जानते हैं कि वो एक डॉक्टर है। यहाँ जल्द ही तितास को पता चलता है कि बिसे को होश आ गया है, इसीलिए वो ओमियो को भी इन्फॉर्म करने को बोलती है। बिसे होश में आने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ बिसे उन सबको बताता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। रात में बिसे जब अपनी नाइट शिफ्ट करने आता है तो उसे वहाँ बहुत ही ज्यादा दुर्गंध महसूस होती है। यह दुर्गंध एक सड़े बॉडी से आने वाली दुर्गंध से भी कई गुना ज्यादा तेज थी, जिससे बिसे को उल्टी होने लगती है। तभी बिसे को ऐसा लगता है कि वहाँ रखे एक डेड बॉडी की गर्दन अपने आप घूम गई है। जांचने के लिए बिसे जब उस बॉडी के पास जाता है तो उसे वहाँ 2 हाथ नजर आते हैं और अचानक बिसे के सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है, जो हाइट में बोना था, सर पर बाल भी नहीं थे और ना ही कान। पूरा शरीर काले से भी ज्यादा काला था और शरीर से वही तेज दुर्गंध आ रही थी। बिसे बताता है कि उसी बोने पिशाच ने उन बॉडीज को चुराया है। वैसे यह पुलिस वाला, जिसका नाम दीपक पाल था, वो बिसे की इन बातों पर यकीन नहीं करता, पर ओमियो और तितास यहाँ टेंशन में दिखते हैं। यहाँ तितास और ओमियो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि 10 साल पहले जो घटना घटी थी और जिसे सभी लोग कहानी मानते थे, वो शायद सच में होने लगी है। यहाँ यह दोनों संजय नाम के एक आदमी का जिक्र करते हैं और उससे पूछताछ करने की बात करते हैं कि क्या संजय ने वो कहानी किसी को बताई थी। यहाँ बेंगलुरु में हमें संजय को दिखाया जाता है, जो अपने थेरेपिस्ट के पास ये कन्फेस कर रहा था कि अगर उसने गेणु की कहानी अपने दोस्त को नहीं बताई होती तो शायद वो जिंदा होता। यहाँ संजय को हमेशा ऐसा लगता रहता था कि गेणु हमेशा संजय के पीछे पीछे घूमता रहता है और उसे एक बेहद बुरी दुर्गंध आती है। संजय का यह भी मानना था कि जब भी संजय किसी को गेणु की कहानी बताता है और वो इंसान अगर इसे मानने से मना कर दे तो गेणु उसे मार देता है। पर कुछ दिनों से संजय को गेणु अपने आसपास नजर नहीं आ रहा था। इधर इंस्पेक्टर दीपक पाल अपने घर आकर बहुत देर से अपनी बेटी बोनी को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, जो अपने कॉलेज ट्रिप पर गई थी, पर उसकी बेटी का कोई रिस्पॉन्स दीपक को नहीं मिल रहा था। इधर हमें भादुरी अंकल को दिखाया जाता है, जो माँ काली के सामने बैठकर उन 2 आत्माओं की मदद करने के लिए देवी की साधना कर रहे थे। तभी वहाँ ओमियो और तितास आते हैं और भादुरी अंकल को बिसे की सारी बात बताते हैं। यहाँ भादुरी अंकल के पास मौजूद पैरानॉर्मल इवेंट्स के केस डिटेल्स से सबको पता चलता है कि 10 साल पहले सुंदरवन में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहाँ किसी ने एक पिशाच को जगा दिया था। उसके बाद
अब वहाँ भी ऐसे ही बॉडीज चोरी होने लगी थी। यहाँ भादुरी अंकल उन सबको बताते हैं कि तंत्र साधना में कई बार ऐसा होता है जब पिशाच को जगाकर उन्हें अपने वश में रखा जाता है और उनसे अपनी मतलब की चीजें पूरी की जाती है। इसलिए भादुरी अंकल ओमियो को उन सभी जगहों पर कड़ी नजर रखने बोलते हैं जहाँ डेड बॉडीज होती है। इसके साथ ही भादुरी अंकल ओमियो को जल्द से जल्द संजय से उनकी बात करवाने को बोलते हैं, पर ओमियो से पता चलता है कि वो संजय को सुप्रोतीम की मौत का जिम्मेदार मानता है, जिस वजह से वो उसके टच में नहीं था। यह वही लड़का था जिसके बारे में संजय अपने थेरेपिस्ट को बता रहा था। अब हमें उस दिन का इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां यह सभी दोस्त बैठे थे, जहां संजय के साथ तितास और पल्लव भी था। यहां संजय जब उन्हें गेणु की कहानी बता रहा था तभी सुप्रोतीम यहां गेणु का मजाक उड़ाता है, जिसे सुनकर गेणु सुप्रोतीम को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। खैर, तितास यहां संजय को बुलाने और भादुरी अंकल से मिलवाने की बात करती है। उसी रात भादुरी अंकल के कमरे की खिड़की से एक कौवा आकर टकराता है। यहाँ भादुरी अंकल खिड़की से झांकते हुए किसी से पूछते हैं कि कौन हो तुम और क्या चाहिए। वही दूसरी तरफ तंत्र साधना की एक जगह पर एक लड़की को चीखते हुए दिखाया जा रहा था। यह वही लड़की थी जिसको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां उसे एक पेड़ से बांध कर रखा गया था। उसके ठीक सामने एक लाश भी पड़ी थी। तभी वहां एक साया आता है, वो शायद कोई तांत्रिक था। वो लड़की की तरफ झुकता है और फुसफुसाते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा खून दोगी। कहानी का रुख फिर बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है समीर को, जो एक लाश को अंतिम क्रिया के लिए श्मशान की ओर ले जा रहा था, पर तभी बीच रास्ते में उसे कोई बैठा दिखता है। समीर उसे हॉर्न बजाकर और चिल्लाकर हटने को बोलता है, पर वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही पिशाच था जो अचानक से उछलकर उसके वैन पर चढ़ जाता है और समीर पर हमला कर देता है। इधर पल्लव को तितास से बात करते दिखाया जाता है। पल्लव अभी किसी काम से सिंगापुर गया हुआ है। तितास पल्लव को सारी बात बताती है, इसीलिए पल्लव तितास को अपना ध्यान रखने बोलता है। तभी संजय वहां आता है, जिसे तितास ने ही बुलाया था। संजय इस बात से बहुत डरा हुआ था कि गेणु फिर से लोगों पर हमला कर रहा है और बॉडी चुरा रहा है। तभी तितास को अस्पताल से कॉल आता है जहां समीर को भर्ती किया गया था। इधर हमें मितुल एंड ओमियो को दिखाया जाता है। तभी वहां इंस्पेक्टर दीपक भी आता है, जो अपनी बेटी बोनी को लेकर थोड़ा परेशान है। मितुल दीपक को चिंता न करने की सलाह देती है, क्योंकि कभी कभी कॉलेज ट्रिप में फोन पास नहीं होते। पर तभी ओमियो को कॉल आता है कि उन्हें जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। इधर तितास जब अस्पताल जाती है तो उसे समीर से पता चलता है कि उस पिशाच ने पहले समीर पर बुरी तरह से हमला किया था और उसके बाद वो पिशाच उस बॉडी के सामने किसी तरह के मंत्रों का जाप कर रहा था। यह सब सुनकर तितास बहुत डर जाती है। उधर ओमियो जब क्राइम लोकेशन पर जाता है तो उसे वहां एक इंसान की अधखाई लाश मिलती है और आसपास रिचुअल्स के सामान बिखरे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह वही जगह थी जहां हमें उस तांत्रिक को दिखाया गया था। ओमियो तुरंत भादुरी अंकल को कॉल करके वहां बुलाता है। भादुरी अंकल के वहां आने पर वो सभी को बताते हैं कि यहाँ किसी तरह की शव साधना की गई थी, जो एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल होता है। इधर ओमियो का सीनियर ऑफिसर ओमियो को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने बोलता है। वैसे ओमियो का सीनियर ऑफिसर इस केस में भादुरी अंकल के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा खुश नहीं दिखता। रात में इंस्पेक्टर दीपक अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर घर आता है, क्योंकि उसकी बेटी आज ट्रिप से वापस आने वाली थी। पर घर में दीपक को कोई नहीं मिलता। यहाँ इंस्पेक्टर दीपक जब उसके कॉलेज के ट्रिप ऑर्गेनाइजर को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि बोनी तो उस ट्रिप पर गई ही नहीं थी। जल्द ही इंस्पेक्टर ओमियो और दीपक बोनी की तलाश शुरू करते हैं और हर मुमकिन जगह पर उसे ढूंढते हैं, पर उनको बोनी का कोई सबूत नहीं मिलता। इधर भादुरी अंकल जब अपनी साधना में होते हैं तभी उन्हें बोनी के कुछ विजन आते हैं, जिससे भादुरी अंकल समझ जाते हैं कि बोनी के साथ क्या हुआ है। यह लड़की वही थी जिसे कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। भादुरी अंकल उसी वक्त तितास को कॉल करके जल्द से जल्द संजय को लेकर अपने घर आने को कहते हैं। इधर उनके घर पर इन लोगों को भी बुलाया जाता है। यहाँ भादुरी अंकल इन सबको बताते हैं कि उनके विजन में उन्होंने बोनी को देखा है। वो वैसे तो अभी जिंदा है, पर कब तक रहेगी यह बताना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द संजय की हेल्प से गेणु पिशाच के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि बोनी उसी के कैद में है। पर गेणु ने बोनी को क्यों और किसके कहने पर कैद करके रखा है, यह जानना बहुत जरूरी है। गेणु के बारे में संजय से पूछने पर संजय अपने बचपन के ट्रॉमा और डर के कारण कुछ नहीं बता पाता, इसलिए भादुरी अंकल संजय पर अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद संजय उन्हें बताता है कि संजय जब 10 साल का था तब उसके माता पिता के अचानक मौत होने से वो अपने मामा भानु के साथ रहने
लेने उनके घर आ गया था। भानु एक शैतान तांत्रिक था जो अपनी साधना के लिए इंसानों और बच्चों को मारा करता था। संजय आगे बताता है कि उसके मामा ने एक पिशाच को अपने वश में किया हुआ था। यह वही गेणु पिशाच था। गेणु पिशाच हमेशा संजय पर नजर रखता था ताकि वो वहां से भाग न पाए, क्योंकि भानु अपनी सिद्धि के लिए जल्द ही संजय की भी बलि चढ़ाना चाहता था। पर उसकी मामी, जो कि संजय को बहुत प्यार करती थी, वो संजय को आगाह कर देती है और एक रात भानु जब अपनी तंत्र साधना में लीन था और गेणु किसी शव को खाने में, मामी संजय को वहां से भगा देती है। संजय भागकर वहीं मौजूद पास के पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस जब भानु के घर में छापा मारती है तो उन्हें वहां भानु तो नहीं मिलता, पर कई शव बरामद होते हैं जिसमें भानु के ही 2 बच्चे भी थे, जिनकी आत्मा को स्टार्टिंग में भादुरी अंकल से मदद मांगते दिखाया गया था। पर संजय को इस बात का अफसोस रह जाता है कि इन सब में उसकी मामी को भी भानु ने मार दिया था। इधर ओमियो और दीपक पूछताछ करते हुए बोनी के क्लासमेट के पास जाते हैं, जहां से उन्हें सुदेव नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसने उस रात बोनी को घर ड्रॉप करने की बात की थी। पर जैसे ही ओमियो और दीपक सुदेव के पास जाते हैं, वो उन्हें देखकर भागने लगता है। पर थोड़ी चेस के बाद आखिरकार ओमियो उसे पकड़ लेता है। पूछताछ में पता चलता है कि सुदेव हकलाता है और वो अपनी इस हकलाने की आदत से परेशान था, क्योंकि लोग उसका मजाक बनाते थे। सुदेव का एक दोस्त पलटन उसे ओघर नाम के इस आदमी के पास ले जाता है, जो सुदेव को वादा करता है कि अगर उसने उन्हें एक ऐसी लड़की लाकर दी जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हो तो वो सुदेव की यह बीमारी ठीक कर देगा, जिससे सुदेव मान जाता है। यहाँ से ओघर भानु के पास जाता है और भानु को बताता है कि जल्द ही उन्हें वैसी लड़की मिल जाएगी जैसा भानु को चाहिए। यह सुनते ही भानु उसे एक ताबीज देता है। अब इस ताबीज का क्या इस्तेमाल था यह हमें आगे पता चलने वाला था। इधर भादुरी अंकल अपने पैरानॉर्मल कम्युनिटी के किसी तांत्रिक से भानु के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जल्द ही ब्लड मून आने वाला था, जहां उन्हें पता चलता है कि भानु का नाम शव साधना से जुड़ा है और बाकी जानकारी वो जल्द ही भादुरी को भेज देंगे। तभी अचानक दरवाजे का हैंडल कोई जोर जोर से हिलाने लगता है और उनका पूरा कमरा लाल होने लगता है, यहाँ तक कि उनके दरवाजे की हैंडल भी गर्म होकर लाल हो जाती है। तभी भादुरी अंकल को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो भादुरी? इतना सुनते ही भादुरी अंकल के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इधर हमें बोनी को दिखाया जाता है जो उस रात अपने फ्रेंड के बर्थडे पर गई थी, जहां सुदेव भी था, जो वहां मौजूद हर लड़कियों पर नजर रखे हुए था। उसी रात बोनी का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हुआ था। सुदेव यहाँ बोनी के बैग में चुपके से वो ताबीज डाल देता है। ताबीज डालते ही बोनी अचानक से किसी अदृश्य ताकत के वश में आ जाती है। इधर भादुरी अंकल अपनी पोती आपला को सारी बात बताते हैं, पर आपला को लगता है कि भानु बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए भादुरी अंकल को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इधर भादुरी अंकल इन सबको बताते हैं कि उन्हें इस केस स्टडी से यही समझ आ रहा है कि भानु ने पहले अपने बच्चों की बलि दी, फिर शायद वो 11 साल की उम्र में संजय की बलि देना चाहता था। भानु एक शव साधना करने वाला तांत्रिक है जो अपार काली शक्ति पाने के लिए इंसानों की बलि देता है। चूंकि बोनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में थी और ऐसी लड़कियां इन साधकों के लिए बहुमूल्य होती हैं, शायद इसीलिए भानु ने गेणु की मदद से बोनी को पकड़ा और अब उसे कैद में रखे हुए है, क्योंकि आने वाले 2 दिन में ब्लड मून की रात है। भानु उस रात बोनी का विवाह उसी गेणु पिशाच से करवाएगा और जब उन दोनों के शारीरिक मिलन से एक काली छाया का जन्म होगा, तब भानु उस काली छाया की मदद से बोनी को मारकर खुद अमर होने की कोशिश करेगा। यही भानु का ओवरऑल प्लान था। यहाँ भानु भी इस कौवे की मदद से इन सब पर नजर रखे हुए था। रात में भानु अपनी तंत्र शक्तियों के इस्तेमाल से दूर से ही बैठकर भादुरी अंकल के कूक को भी पोजेस्ड कर लेता है। यानी भानु अब भादुरी अंकल के घर में घुस आया था और उन्हें चैलेंज कर रहा था। इधर ओमियो को भी पलटन का पता चल जाता है। ओमियो जब उसकी अच्छी आवभगत करता है तो पलटन ओमियो को ओघर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसी रात संजय को उसकी मरी मामी नजर आती है, जो उससे तरह तरह की बातें करके संजय को डरा रही थी। यहाँ हमें भानु को भी दिखाया जाता है जो अपनी साधना की जगह से उसकी मामी की आत्मा को कंट्रोल कर रहा था। जल्द ही संजय उस आत्मा से बचने के लिए छत से नीचे कूद जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर भादुरी अंकल जब मितुल और आपला से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि भानु यह सब भादुरी अंकल से किसी तरह का बदला लेने के लिए कर रहा है। भानु शायद भादुरी अंकल को पहले से जानता है, पर भादुरी अंकल उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इधर पलटन को लेकर ओमियो ओघर के अड्डे पर छापा मारता है, पर ओघर ओमियो पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। यहाँ ओमियो और ओघर के बीच फाइट होती है, पर ओमियो अपनी फोर्स के साथ उसे पकड़ लेता है। यहाँ यह लोग जब ओघर से भानु और बोनी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो भानु ब्लैक मैजिक की मदद से ओघर को मार डालता है। यहाँ भादुरी अंकल को समझ आ जाता है कि भानु उन्हें अपनी ताकत दिखा रहा है कि वो असल में कितना ताकतवर है। चूंकि आज ही ब्लड मून की रात आने वाली थी, इसलिए वो खुद
खुद जंगल जाकर तंत्र साधना करके भानु को खोजने और उसे हराने का फैसला करते हैं। इधर भानु बोनी को शादी का जोड़ा देता है और उसे रात में तैयार होने बोलता है क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। इधर रात में जब भादुरी अंकल मां काली की पूजा करके शमशान जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां आपला आ जाती है। पर यह भी भानु का भेजा एक छलावा था। यहाँ आपला भादुरी अंकल को डराने और शमशान न जाने देने के लिए कई ट्रिक अपनाती है, पर भादुरी अंकल उस छलावा से जीत जाते हैं। अब इधर भादुरी अंकल शमशान में अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ भानु गेणु के साथ अपनी साधना की शुरुआत करता है, जहां वो बोनी और गेणु की शादी करवाने वाला था। कहानी अब भानु वर्सेस भादुरी तक पहुंच चुकी थी। जल्द ही भादुरी अंकल अपने तंत्र साधना से भानु के ठिकाने का पता लगा लेते हैं और पुलिस फोर्स के साथ उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर भानु भी गेणु और बोनी की शादी की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। इधर जंगल में आते ही भानु को उनके आने का पता चल जाता है, जिस वजह से वो कई छलावा भेजता है, कभी पल्लव के रूप में, कभी मितुल की आवाज में, कभी भादुरी अंकल के गुरु की आवाज में। पर भादुरी अंकल उन सभी को खत्म कर आगे बढ़ते हैं। इधर मितुल के घर में भी कई छलावा अलग अलग आवाज और रूप बदल कर आते हैं, पर मितुल भी अपने मंत्रों से उनसे मुकाबला करती है। इधर अपने सभी प्लान फेल होता देख और ब्लड मून का वक्त भी निकलता देख भानु गेणु को जल्दी से बोनी को सिंदूर पहनाने बोलता है। भादुरी अंकल अपनी दूर दृष्टि से ऐसा होते देख लेते हैं, इसलिए वो वहीं से अपने कुछ जादुई मंत्र गेणु पर फेंकते हैं, जिससे कि गेणु का हाथ जलने लगता है। यह देखकर भानु बोनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर भादुरी अंकल अगेन भानु पर भी अपने मंत्रों की शक्ति का एक जबरदस्त वार करते हैं, जिससे भानु बोनी से दूर जाकर गिरता है। भादुरी अंकल का वार इतना पावरफुल था कि भानु के मुंह से खून आने लगता है। तभी भानु के साधना वाली जगह पर भादुरी अंकल के साथ पुलिस फोर्स भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर भानु बोनी को वहीं छोड़कर गेणु के साथ खुद को धुएं में गायब कर लेता है। पुलिस को वहां बेहोश हालत में बोनी भी मिल जाती है और इसके साथ ही उन्हें वहां कुछ अन्य लाशें भी मिलती हैं। ओमियो यहाँ भानु के पीछे जाने की जिद करता है, पर भादुरी अंकल उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि भानु कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। भानु असल में भादुरी अंकल का सबसे अच्छा और होनहार शिष्य था, जिसने भादुरी अंकल से तंत्र साधना सीखी थी। पर भानु हमेशा से अमर होने की चाह रखने वाला इंसान था, इसीलिए उसने नियमों के खिलाफ जाकर शव साधना की थी, जिसका पता चलते ही भादुरी अंकल ने उसे अपने आश्रम से निकाल दिया था। पर जाते वक्त भानु ने भादुरी अंकल से कहा था कि वो उनसे बेहतर बनकर वापस आएगा और अपने अपमान का बदला लेगा। तभी वहां मितुल के नंबर से भानु का कॉल आता है, जो भादुरी अंकल को बोलता है कि भानु कभी उनका सबसे अच्छा शिष्य हुआ करता था, जो कि अब उनकी सबसे अच्छी शिष्या को उनसे छीनकर अपने साथ ले जा रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मितुल थी। और हम मितुल को अब बेसुध सी हालत में घर से बाहर जाते हुए देख पाते हैं और यह सीरीज यही खत्म हो जाती है। तो भादुरी अंकल अब मितुल को कैसे बचाने वाले थे? भानु अगर इतना शक्तिशाली था तो भादुरी अंकल उनसे कैसे लड़ेंगे? ये सब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। वैसे अगर आपने अभी तक पर्ण शबरी का श्राप नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। वैसे बंगाली कल्चर में कई तरह के गोस्ट एंड पिशाच होते हैं। अगर आप उनके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में गोस्ट लिख कर भेजे। चलिए एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। वैसे उम्मीद है कि आपको निकोश छाया नाम की यह बंगाली वेब सीरीज पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग हॉरर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत वक्त और एफर्ट लगता है, तो आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट, भले ही वो एक इमोजी ही क्यों ना हो, मुझे मोटिवेशन देने में मदद करता है। तो उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नए रोमांच के साथ।